कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन लिया जाए, जैसे आपने देखा है ठीक है कि जो टर्म 1 है, टर्म 1 में आपको 35 क्वेश्चन जो है एज एन ऑब्जेक्टिव जो है ठीक है ये पूछे जाएंगे, और टर्म 2 में जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आएगा। तो यहाँ पे टर्म 1 में जो है ठीक है बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक आप जो है मॉडल सेट्स नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ठीक है, तब तक जो है आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। आप थ्योरेटिकल जो है कितना भी पढ़ लीजिए, है ना, लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन जो है ठीक ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है वह जरूरी है, ठीक है। और इसमें निखार कब आएगा, ठीक है, कैसे आप डिलीवर जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल जो है क्वेश्चन सेट जो है वो करेंगे, राइट। तो आपने देखा है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड ने 5 सेट जो है ठीक है आपके लिए प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो 5 सेट में 2 सेट जो है ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, आज जो है हम लोग तीसरा सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेट जो है अगर आप सेट्स करते हैं, है ना, उसका आंसर आप देख लेते हैं, टिक कर लेते हैं, ठीक है, कहानी खत्म। ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप नहीं होगा। आपको ध्यान क्या रखना होता है कि आप जब क्वेश्चन को ठीक है सॉल्व कर रहे हैं तो उस जैसे अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको देखना होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जाने की, अगर वो जो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है सपोज करिए ए है तो ये क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन जो है ठीक है पूरी तरह से जानना जरूरी है। तभी आप जो है उस जैसे कुछ भी दूसरा क्वेश्चन जो है अगर आपको पूछ दे थोड़ा सा इधर उधर का, ठीक है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके, राइट। तो आइए आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र जो है सेट 3 है ना को सॉल्व करेंगे, और इसमें पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ठीक है उसको कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आपने पढ़ा है ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको लिखाया था, और एक ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा है कि चार्ज जो है ठीक है वो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो नेट चार्ज जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन ये तो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व आउट किए हैं, जिसमें हम लोग q इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं जानते, राइट। तीसरा जो है 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये भी आपने पढ़ा है कि 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब सवाल जो है उसको ध्यान से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ठीक है इज द राइट वन, क्योंकि नॉट सेटिस्फाइड पूछा है। कभी कभी आप ओवर एक्साइटमेंट में क्या करेंगे, ओ प्रॉपर्टीज पूछा है, टोटल चार्ज कंजर्वेशन पहला देखा, पहला को टिक कर दिया, गलत हो गया ना, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है, ठीक है, टिल द फिनिश्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन, जब तक आप एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपना, ठीक है, पेशेंस को बनाए रखना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए एंड बिलीव, ठीक है, कि आप जो है उस क्वेश्चन को एकदम 100% जो है सही ही करना है, ठीक है। ये फोकस के साथ जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनीवेज ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताया था, ठीक है, कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होता है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, ये कैसे आप सॉल्व आउट करेंगे। इसके लिए जो है आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है q इज इक्वल टू n जो है इसकी सहायता से उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो n है, ठीक है, n क्या है, दैट इज द इंटीजर नंबर, है ना। और ये इंटीजर नंबर जो है ठीक है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका इंडिविजुअली आपको निकालना है और देखना है कि n का वैल्यू जो है किसमें इंटीजर आता है ना। तो यहाँ पर विच और वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल पूछा है, तो एक ही ऐसा
चार ऑप्शन में ऐसा होगा जिसमें n का वैल्यू जो है आपका एक इंटीजर नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग b जो है, ठीक है, इसको पहले हम लोग कर रहे हैं q इज इक्वल टू एनी, राइट। तो q इज इक्वल टू एनी आप देख रहे हो, ठीक है, q का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 3.2 into 10 to the power minus 18 is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 19, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप 3.2 है, 1.6 है, 16 दूनी 32 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n is equal to 2 into 10 to the power minus 18 है, ये 19 नीचे जाता, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power 1, यानी कि n इज इक्वल टू 20, राइट। तो n जो है वो क्या है, इंटीजर नंबर है। अब हम दूसरा ऑप्शन को पहले सेलेक्ट किए, क्यों, अगर आप जो है, ठीक है, एक्सरसाइज किए हो ना, तो देख के ही आपको पता चल रहा है 1.6 into 10 to the power minus 19 ना, तो यहाँ पर 3.2 है, 16 दूना 32, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पर 18 है और भाग दे रहे हैं 10 to the power minus 19 से, राइट। तो ऊपर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा तो 20, देख के ही पता चल रहा था, इसीलिए ऑप्शन 2 को पहले ऑप्ट किया, राइट। समझ गए। अगर आप वैसे में तो टाइम किल होगा, आप जो है पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और यही वाला ऑप्शन अगर चौथा में रहता तो एक क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा समय लगता, राइट ना। इसीलिए जो है, ठीक है, आपको एक्सरसाइज जो है, यही बार बार बोलता हूँ कि एक्सरसाइज आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जो है आप परफेक्ट होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 3.2 into 10 to the power minus 18 कूलम। बाकी जो है आप 5.8 into 10 to the power minus 18 कूलम के लिए निकाल के देखिए, 4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम के लिए देखिए, और 8.6 into 10 to the power minus 19 कूलम के लिए, ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है। तो इसको आप निकाल के देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम बता दिए कि चलो दूसरा का ऑप्शन नंबर बी है रट लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा तो ठीक है, क्योंकि हम तो ये बोले कि 16 into 2 जो है 3.2 हो गया, 4.8 भी तो हो सकता था, 5.8 दे दिया आपको दिमाग लगाने के लिए, ठीक है, कि 5.8 नहीं कटने वाला है, समझ गए। यहाँ पर 4.8 कर देता 4.5 के जगह में, तो वहां पर भी आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत होती है, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार पूछता है जी, ऐसा तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन में देगा तो इस तरह का एक ही क्वेश्चन देगा, ठीक ना। एनीवेज बात है सेट की, प्रैक्टिस की, है ना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 क्या है, नैनो कूलम, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसमें चार्ज कितना है 1 नैनो कूलम, यानी कि 1 into 10 to the power minus 9 कूलम। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है बॉडी में, ये जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी कि n का वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये वही फार्मूला q is equal to ne, और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है मैंने बनवाया था आप लोगों को, याद अगर होगा तो, ठीक है। तो n is equal to q बटा e, q का वैल्यू 1 into 10 to the power minus 19, e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। गलती क्या की है, -9 है ना, ठीक है। आइए बैठते बैठते सो जाओ, ठीक है। हम यहाँ -19 लिखेंगे, 19 को काट देंगे, ले आंसर, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा ना जी। यस सर, आपको ध्यान देना है, समझ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1.6 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 16 into 10 to the power क्या -9 प्लस कितना होगा जी 19, ठीक है। आप यहाँ से 10 into 10 to the power कितना लिखोगे 10 डिवाइडेड बाय 16, एक तो ले लेंगे ना 100 हो जाएगा, into 10 to the power कितना 9 बटा 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9 10, 4 25 20, राइट, 424 25 है ना, 4 दूनी 8, 9 10, 4 25 20, 6.25 into 10 to the power 9, ठीक है। ये n का वैल्यू है। अब ऑप्शन में खोजिए, कहीं पर है नहीं है, तो 6.25 दिया, लेकिन यहाँ पे 10 to the power 11 दे दिया,
राइट 6.25 तो दिया, लेकिन 10 टू द पावर 28 दे दिया, 27 दे दिया। तो ये क्वेश्चन में ठीक है हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो आपको जो फाइनल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चारों का चारों ऑप्शन में अगर मैच नहीं किया तो फायदा जो है सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में सबको नंबर दे दिया जाता है। एनीवेज इसका आंसर होगा 6.25 into 10 to the power 9। कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर हम लोग देखें करेक्ट नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, C है, आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन। उसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज कनेक्शन में। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो हम लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस होता, ठीक है, तो सीरीज में जोड़ते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता, R1 plus R2 plus R3। पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। पूछा किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है। सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो 1/C plus 1/C plus 1/C। तो ये हो गया C, ये हो गया 3, तो CS इज इक्वल टू क्या हो गया, C/3 है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है इतना सा भी करने का जरूरत नहीं था। हमने आपको क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सबका कैपेसिटेंस सेम होगा तो उसके लिए ठीक है C/N होता है। N का वैल्यू देखते आपके लिए है तो C/3 को ना मार देते। यस सर, एकदम सर। कुछ पूछ रहे हो, नो सर, पूछ लो कुछ भी, ठीक है। पूछना चाहिए, है ना, हैबिट होना चाहिए पूछने की, पूछने में सब क्या, ठीक है। जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे ना जी। यस सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको पूछेंगे वही बता दोगे। तुम बताओ जी क्या होगा, हेनरी होगा, ठीक है। तुम बताओ रोहित, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होगा, हेनरी होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो हो सकता है कि फाइनल एग्जामिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस के बजाय क्या पूछ देगा, तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, पढ़ा हुआ है और रिसेंटली पढ़े इसीलिए तड़ाक से जवाब दे रहे हेनरी। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है वो क्या कोलम वेबर होगा, लेकिन होगा क्या, हेनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। The direction of the induced current in a circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced. This law is named as, तो ohms law तो आप जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, ohms law क्या होता है जी, लॉ को थोड़ी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को डाल के थोड़ी बोलिएगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना बोलिएगा, ठीक है। ये होता है ohms law, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 0, ठीक है। The algebraic sum of all the electric currents meeting at a point or a junction is equal to 0। और फैराडेज लॉ क्या है, E is equal to d phi by E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, always such that it opposes the cause, ठीक है। लेंस लॉ क्या है, ठीक है, तो it states that the direction of induced electric current is always opposes the cause due to which it is to be produced। जिस cause की वजह से, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है, उस cause को जो है हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, लेंज़ लॉ होगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था ना, ठीक है, तो क्या किया, उसको पावर वाला थोड़ा सा गड़बड़ होगा, नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो सीधा सीधी लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है, ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम, ऐसा होगा, ठीक है ना। नीचे से किया सर, हिंदी वाला
क्या बोल रहे हो, नीचे है? हिंदी वाला सही किया सर। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होता है एग्जामिनेशंस में कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर मान लो कि किसी तरह का करेक्शन करना है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला को सही माना जाता है और हिंदी वाला को गलत माना जाता है, समझ गए? लेकिन यहाँ तो उल्टा है, ठीक है, हिंदी वाला ही करेक्ट है कि नहीं? तो क्या बोला जाए यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे जो 103 देख रहे हो ना, 106 देख रहे हो ना, ठीक है, और यहाँ पर 103 देख रहे हो, 106 देख रहे हो, ये मेरा ख्याल से पावर में होगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं क्या में है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in Newton meter square per coulomb for Gaussian surface that encloses the three charged particle in free space each. Q1 का वैल्यू मालूम, Q2 का वैल्यू मालूम, Q3 का वैल्यू मालूम, ठीक है। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds। एक तरीका ये है, इससे तो बनेगा नहीं, ठीक है। सबसे आसान तरीका कौन दिया, गॉस, ठीक है। और गॉस लॉ या गॉस थ्योरम में आप क्या पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए कि जो चार्ज है ना, दैट शुड बी इनक्लोजेस, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट करते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस थ्री चार्ज पार्टिकल, मतलब सब इनक्लोज्ड है, टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करना है। अब आप देखो Q1 का वैल्यू कितना है जी, Q1 का वैल्यू कितना है, माइनस 14 नैनो कूलम, ठीक है, प्लस Q2 का वैल्यू कितना है 78.85, ठीक है, माइनस 56 नैनो कूलम, ठीक है, सब नैनो कूलम में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितना होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। अब देखिए माइनस माइनस दो है ना, दोनों को पहले जोड़ लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए 78.85 हो गया, माइनस में आप देखिए 56 प्लस 14 करिए कितना हो जाएगा 70, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 70.00, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.85 into 10 to the power minus 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.85, ये किस में आ रहा है, नैनो कूलम में, तो 8.85 into 10 to the power नैनो, दैट मींस क्या माइनस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.85 into 10 to the power minus 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो 10 to the power minus 9 प्लस कितना हो जाएगा 12, कितना आया आया, यहाँ ऑप्शन में है कहीं पर, है कहाँ है नहीं सर, लेकिन उसको हम लोग मान के मानना होगा कि यहाँ पर 10 to the power 3 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो करेक्शन कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ छोड़ दिया, एनीवेज कोई बात नहीं, होती है ना, ह्यूमन मिस्टेक्स तो होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 10 to the power 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 10 to the power 3, ठीक है। आपको अगर सेम क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे 10 to the power 3 मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चन को तो देखा जाता है ना जी, उसमें एरर का चांसेस जो है कम होते हैं। एनीवेज ये तो प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस करना है ना, सही को गलत भी कर लेना है ना, गलत को सही भी कर लेना है, ऐसा करते हैं क्या गलत को कभी सही करना है, ठीक है, सही को गलत नहीं करना है। कभी कभी जो है हम लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, ओ मॉडल क्वेश्चन है इसमें तो गलती है, और सही भी रहता है तो उसको हम लोग गलत कर देते हैं, गलत मान लेते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कहीं पे जेन्युइनली अगर कहीं पे एरर है, ठीक है, उस एरर को अपने से ठीक करना आना चाहिए, ठीक है, जो एरर है ना आपको पता चलना चाहिए, तो ये भी जो है एक तरह का टेस्ट ही है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर आ गया, ठीक है, तो आपको समझ भी नहीं आने लगा कि ये इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनीवेज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है, तो टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। आपको बताया हूँ कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपेल ईच अदर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक तो आप जानते हो कि टेस्ला होता है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो है टेस्ला होता है, लेकिन यहाँ पे टेस्ला नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं हो, ठीक है, तो फॉर्मूला जो है ऑलवेज हेल्प्स यू, राइट। तो आप लोग क्या जानते हो, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है जी? B dot A। B dot A होता है, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, एरिया और एरिया मीटर स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिख रहा है कहीं पर? यस सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? सिल्वर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, जब उसको मेजर ही किया जाता है ना, तो बेस माना जाता है किसका? सिल्वर। सिल्वर सर। जैसे कि अगर हम लोग हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है, तो हाइट को मेजर करते हैं तो सी लेवल जो है, ठीक है, उसको मानते हैं कि यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसको हमेशा कंपैरेटिव लेते हैं, किसका? सिल्वर का। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। सिल्वर को हटा के नन ऑफ दिस दे देगा, तो किसको मार? सिल्वर को हटा के नन ऑफ दिस देगा, ठीक है। तो विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कहने का मतलब इसमें से किसका हाईएस्ट है, ऐसा ना पूछा, ठीक है। तो हाईएस्ट किसका होगा? कॉपर का होगा, ठीक है। कॉपर का होता है 97, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है सिल्वर का, ठीक है, अगर इसको स्केल्स में अगर मेजर करते हैं 0 से 100 में, ठीक है, तो 100 लेते हैं सिल्वर का, ठीक है, कॉपर का लेते हैं 97, देन आफ्टर गोल्ड का होता है 76, राइट। तो आपको विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर के जगह में नन ऑफ दिस थोड़ी देगा, नन ऑफ दिस नहीं दे सकता, ठीक है। उसका पूछने का मतलब है कि इन तीन में से किसका हाईएस्ट है, ऐसा भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अगर वैसा पूछा तो ठीक है, लेकिन अगर विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेम क्वेश्चन रहता, कोई चेंज नहीं, ठीक है, और नन ऑफ दिस रहता तो आपको नन ऑफ दिस मारना था, ठीक है। लेकिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तब उस केस में जो है आपका कॉपर, राइट। नन ऑफ दिस अगर सेम क्वेश्चन में रहता तो फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो a point charge q is placed in an electric field E, the force experienced by the charge will be, कितना होगा जी? क्यू ही सर। क्यू ही होगा। यस सर। और आसान क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन को देख के जो है माधव बोलता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है जैक में, है ना, और सीबीएसई बहुत टफ पूछता है, गलत नहीं बोलता है, ठीक है। जैक के रिस्पेक्ट में जो है सीबीएसई का क्वेश्चन जो है वो हमेशा कंपैरेटिवली टफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस सेम है दोनों का, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है ना वो अलग अलग होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कि ए पॉइंट चार्ज Q है ना, एक पॉइंट चार्ज Q है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to electrostatic force per unit positive test charge placed at that point। फोर्स का पूछा है, F is equal to Q naught E होगा, चार्ज जो है, ठीक है, यहाँ पे इसी को चार्ज को कैपिटल Q हो गया ना, चलो ठीक है। तो F is equal to क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज बहुत देर से पढ़ रहा है नहीं, ठीक है, कांस्टेंट। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसी में हम लोग देखते हैं, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ ऑल द एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एटसेट्रा रिमेन्स constant, then electric current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its two ends, right। तो जो external physical conditions है उसी में temperature आता है जो कि constant होना चाहिए। तो Ohm's law is valid when the temperature of conductor is constant। Next question।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह क्या है, the parallel plate capacitor has two square plates, right? दो स्क्वायर प्लेट्स है with equal and opposite charge, जिसमें चार्जेस जो है इक्वल है और अपोजिट है। The surface charge densities on the plates are plus sigma and minus sigma respectively. In the region between the plates, the magnitude of the electric field is, right? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दो प्लेट्स है ना, यहाँ पर एक प्लेट जो है आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे है, दूसरा प्लेट यहाँ पर है, ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? अगर एक प्लेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक प्लेट का जो है कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? क्या कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका भी हो जाएगा कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस हो, ठीक है? अब ये दोनों के बीच में कहीं पे निकालने के लिए बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। E इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 सिग्मा हो जाएगा ना, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा जी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। है कहीं पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट, ठीक है? दिक्कत है कि नहीं हो कहीं पे? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पैरेलल प्लेट your capacitor has capacitance C, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C है, जब उनके बीच में एयर है, यानी कि हम लोग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या जानते हैं जी? S by D, ठीक है? C है। When it is completely filled with a dielectric of dielectric constant phi, अगर हम लोग C डैश की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S बटा D होगा, ठीक है? एप्सिलॉन R का वैल्यू 5 है तो 5 एप्सिलॉन नॉट S बटा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, तो जो परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीज निकालिए, कितना है? पहले था एप्सिलॉन नॉट S बटा D, अभी कितना है? 5 एप्सिलॉन नॉट S बटा D, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 4 का सर, तो 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट S बटा D हो जाएगा। अब परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज कितना का? 4 एप्सिलॉन नॉट S बटा D बटा शुरुआत में कितना? एप्सिलॉन नॉट S बटा D इनटू 100, कितना हो जाएगा? 400%। ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, आंसर जो है वो कितना होगा? 400%, राइट? एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हो, द फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का वैल्यू जो है दिया हुआ 10t² माइनस 50t प्लस 250, ठीक है? ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, ठीक है नहीं? ये क्वेश्चन जो है एम्स में भी आया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ा बहुत जो है उसका अंतर था, बाकी सबसे, ठीक है? तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड जो है कितना होगा? एक्चुअल में आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे कोई अलग जो है आपका नहीं आता है। नीट का एग्जाम हो, जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही भी पूछे जाते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन जो है टफ ही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, मिक्स्ड अप करता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो देखते साथ आपके बन जाते हैं, है ना? किसी में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो आपको जो है एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा अभी भी और बाद में। तो यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल टू 10t² माइनस 50t प्लस 250 है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? d phi by dt होता है, ठीक है?
इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है डी लेकिन ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ में ठीक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी खाली थोड़ी कहेंगे लेंज लॉ तो आ जाएगा ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा क्या होगा माइनस डी फाई बाई डी टी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ठीक है यहाँ पे 10 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस क्या हो जाएगा 250 इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस इसको बाहर ही रख दीजिए है ना बाहर ही रख दीजिए कभी कभी जो है ना ये वाला की वजह से भी मिस्टेक हो जाता है हड़बड़ा के तुम बना दिया ये नेगेटिव साइन छोड़ दिया हो गया कल्याण ठीक है लास्ट टाइम जब बता रहे थे ना ठीक है हम देखना चाह रहे थे कि आप में से कौन इसको डिटेक्ट करते कोई नहीं किया आंसर लिख दिए 10 वोल्ट कोई कुछ नहीं बोला ठीक है बोला था ठीक है लेकिन ये नहीं बोला कि कैसे आए हम तो बना के बता दिए कि 10 वोल्ट आया है कि नहीं लेकिन तुम कभी अपोज किया कि सर वहाँ माइनस छूट गया इसको लगना चाहिए था कि नहीं ठीक है यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन जो है डी बाई डी टी जो है 10 टी स्क्वायर ठीक है अलग अलग सबको करते हैं सेपरेटली तो माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसको 50 टी को प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी किसका 250 ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर जो है 10 को बाहर निकालेंगे डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ठीक है ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 50 को बाहर निकाल दिए ये हो गया डी टी बाई डी टी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे हो गया 10 इनटू क्या हो जाएगा 2t ये माइनस 50 अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे कितना है 10 इनटू 2 20 कितना में निकालने के लिए बोला गया 3 सेकेंड में माइनस 50 तो कितना हो जाएगा माइनस 60 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट ठीक है तो ऑप्शन में देखो 10 वोल्ट भी दिया हुआ है माइनस 10 वोल्ट भी दिया हुआ है तुम सीधा सीधी निकाल दिया ये इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी डी फाई बाई डी टी और हम बोल दिए कि नहीं 10 वोल्ट जो है सही होगा जी है ना और सब कोई मान लिया माधव जो है चुपके से बोला कि माइनस 10 वोल्ट होगा सर लेकिन फिर मटिया गया बोलना था ना स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए कि नहीं ठीक है जब तुमको मालूम है कि माइनस 10 वोल्ट होगा तो मान कैसे दिया तुम मानना नहीं चाहिए ठीक है तो ऑप्शन कितना होगा माइनस 10 वोल्ट राइट ये वाला क्वेश्चन में नहीं ठीक है हम लोग जो है एम्स वाला जो क्वेश्चन में कर रहे थे ठीक है उसमें हम लोग ऐसा कर रहे थे ना उसमें भी प्लस और माइनस दोनों आंसर दिया हुआ था ना जी यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लॉ सिग्मा आईआर इज इक्वल टू सिग्मा ई जैक का तो एकदम पॉपुलर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि या तो पूछेगा सिग्मा इज इक्वल टू 0 वाला या सिग्मा आईआर इज इक्वल टू सिग्मा ई या फिर बोलेगा किरचॉफ पॉइंट रूल बोल देगा या क्लोज सर्किट रूल पूछेगा नाम खाली चेंज कर करके इस क्वेश्चन को बहुत पूछे ठीक है या ऐसा बोलो ना कि लगभग हर बार पूछ देता है ना तो दिक्कत नहीं तो यहाँ पे देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है सिग्मा इज इक्वल टू 0 किस पे बेस्ड होता है जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्लोज सर्किट रूल यानी कि सेकंड लॉ बेस्ड होता है किस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे तो पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकंड में किस में है डी सर ऑप्शन नंबर डी तो राइट वन क्या होगा डी ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 the specific resistance of a rod of copper as compared to that of a thin wire of सेम ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 17 ठीक है the specific resistance of a rod of copper as compared to that of a thin wire specific resistance का दूसरा नाम क्या है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है ठीक है वो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशंस पे राइट तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है ना
तो एक रॉड का किसके कंपैरिजन में, थ्री वायर और कॉपर, दोनों कॉपर ही है, Yes. ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अगर हम लोग देखें एक कॉपर रॉड है ना, और दूसरा जो है ठीक है थ्री वायर ऑफ कॉपर है, तो दोनों का सेम होगा क्योंकि डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन मतलब सेम साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट वन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, एक मैग्नेटिक नीडल जो है फ्री टू रोटेट, राइट, ये ओरिएंट हो गया किस पे, वर्टिकल प्लेन, orient itself vertically at a certain place on the earth, right? So what are the values of angle of D? तो यहाँ पे देखिए horizontal component, ये vertical component, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ठीक है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, the earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately, ठीक है। यहाँ पर the earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from the geographic, ठीक है। यहाँ पर ये कहीं पर थोड़ा सा ये मिसिंग है ना, एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए उसका पॉइंटिंग जो है वो किधर होता है, हमेशा क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, Vary from place to वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, हमने अलग अलग अर्थ सरफेस पे बताया भी था, ठीक है, कि उसका वैल्यू कितना कितना होता है, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 21 से। Thank you for watching this video.